बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर मार्शल लॉ लगाया गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत को चलता किया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपने अहल व अयाल समेत मुल्क बदर कर दिया। यानी मियां साहब जला वतन हो गए। पाकिस्तान में जमहूरियत का तख्ता एक दफ़ा से फिर से उलट दिया गया और एक डिक्टेटर जो है वो इक़्तिदार पर काबज़ हो गया। उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब भी बाकी तमाम सियासतदानों की तरह एक ही इल्ज़ाम लगाते थे और वो इल्ज़ाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत पर करप्शन पर था। इससे पहले माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान में जितनी हुकूमतें जाती रही हैं वो एक दूसरे पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाती रही हैं। कभी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो और नून लीग की हुकूमत उसके बाद आए तो नून लीग की हुकूमत पीपल्स पार्टी पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाती रही। खैर, पुरानी बात तो छोड़ दें, 2010 के बाद भी जब दो ही सियासी जमातें पाकिस्तान में यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, जो कि बड़ी जमातें थी पाकिस्तान भर में, जिनके वर्कर मौजूद थे जो पूरे पाकिस्तान तक फैली हुई थी, तो वो एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाती थी और कभी तो शायद एक दूसरे को घसीटने की बात की जाती थी, पेट फाड़ के दौलत बाहर निकालने की बात की जाती थी। लेकिन फिर वक्त बदला और जब इमरान खान इक़्तिदार में आए तो उसके बाद तमाम तर ये सियासी जमातें इकट्ठी हो गई और इमरान खान की हुकूमत में होते हुए बाकी मुल्क में जितनी सियासी जमातें थी चंद एक को छोड़कर वो सब अपोजिशन का किरदार अदा करने लगी। इमरान खान के ख़िलाफ़ बेशुमार किस्म के इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला थमता ही न था कि आखिर इमरान खान को घर जाना पड़ा। अगरचे ये एक अलग से डिबेट है, ये एक अलग से बहस है कि क्या इमरान खान को घर भेजने का जो तरीक़ाकार था, जो अदम एतमाद पेश की गई, क्या वो ऑर्गेनिक तरीके से पेश की गई, क्या वो पाकिस्तान ओरिजिनेटेड थी या उसमें कोई फॉरेन इंटरफेरेंस के असरात मौजूद हैं, ये एक अलग से बहस है जिसके ऊपर पाकिस्तान में ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। चूँकि हमारे जितने अदारे, खा वो अदलिया हो, खा वो एस्टैब्लिशमेंट हो, खा वो इस वक्त मुकन्नना हो, कानून साज असम्बली हो, जहाँ पे भी आप जाएंगे तो एक ही बाज़गश्त आपको सुनाई देगी और वो ये है कि इमरान खान की हुकूमत को क्यों घर भेजा गया, क्या कोई पाकिस्तान को फिर से ग़ुलाम बनाना चाहता है। ये तो वो एक ब्रॉड विजन था, ये एक ब्रॉड कैनवस था जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। लेकिन उसके साथ ही जब इमरान खान इक़्तिदार में भी थे तो वो एक ही बात कहा करते थे कि ये मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं। अब कौन किससे एनआरओ मांग रहा था ये तो चलो वक्त ने साबित कर दिया कि कौन किससे एनआरओ मांग रहा है। इमरान खान जब इक़्तिदार से अलग हुए तो शायद ये क्या साराइयाँ पहले गर्दिश कर रही थी कि चूँकि मुल्क में महंगाई जो है वो अपने उरूज पर है, इमरान खान ने जो वादे कौम से किए थे वो पूरे नहीं किए हैं, उस तरह से पाकिस्तान को डेवलप नहीं किया जिस तरह से पाकिस्तान को डेवलप करना चाहिए था। लेकिन 3 साल के अरसे में इमरान खान ने जो एफर्ट्स की हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। मुखालिफिन, खा उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, खा मुस्लिम लीग नून से हो, वो अगर ऑन कैमरा इस बात का इकरार नहीं करते तो ये एक अलग बात है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड सारे इस बात की जो है वो तस्दीक करते हुए आपको नज़र आएंगे कि जब पाकिस्तान 2018 में इमरान खान के हवाले किया गया तो वो माशी ज़बू हाली का शिकार था। उसके बावजूद इमरान खान की टीम ने, जिसको नालायक टीम कहा जाता है, और इमरान खान ने भी एतराफ़ किया है अपने हालिया एक रिसेंट इंटरव्यू में कि शायद उनसे जो मर्दम शनासी है उसमें इमरान खान की जो है वो कमज़ोरी वाक़या हुई है और वो शायद उस तरह से अपनी टीम को सिलेक्ट नहीं कर पाए या फिर जिस तरह डिलीवर होना चाहिए था उस तरह से डिलीवर नहीं हो पाया। लेकिन उसके बावजूद आज जो हालिया डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान जो हालात देख रहा है, इससे पहले शायद पाकिस्तान ने ऐसे हालात न देखे हों। वैसे जब से हमने होश संभाला है तो एक बात तो हम बड़े ज़ोर और शोर से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुज़र रहा है। 74 साल हमें हो गए हैं आज़ाद हुए। हमारे बाद आज़ाद होने वाले ममालिक आज हमसे बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, उनकी इकॉनमी स्टेबल है, अब वो उनके लोग खुशहाल हैं। लेकिन पाकिस्तान चूँकि नाजुक दौर से गुज़र रहा होता है और उसी नाजुक दौर से गुज़रने का मरहला आज भी जो है वो उसी तरह कायम दायम है। पाकिस्तान में इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोलिशन के साथ जो एक गवर्नमेंट पाकिस्तान में इस वक्त फंक्शनल है, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत,
उसने नैब के कवानीन में जो है वो तरमीम की है। इससे पहले नैब आर्डिनेंस 1999 के तहत जो है वो फंक्शन करता था, लेकिन अब नैब के कवानीन में तरमीम की गई है, जिस पर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने उस जो बिल उनको भेजा गया था उस पर साइन नहीं किए और उसको उसी तरह रिटर्न कर दिया। एक नोट भी लिखा, गो कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन शायद उस तरह से डिबेट नहीं की जाती। तो पाकिस्तान में आम जो एक शहरी है वो ये सोच रहा है कि पाकिस्तान में जो नैब का कानून है, नैब वो अदारा था कि जो सियासतदानों की, जो ब्यूरोक्रेट्स की, जो हुकूमती ऐवानों में बैठे हुए लोगों का एहतसाब करता था। तो आखिर कौन सी ऐसी तरमीम की गई हैं कि जिसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि नैब एक बिल्कुल ऐसा अदारा बन के रह गया जिसके पास इख्तियारात नहीं होंगे। तो जो हालिया अमेंडमेंट की गई हैं नैब में, जिसको सेनेट से पास कर लिया गया है, अब ये कानून बन चुका है। उसके मुताबिक चेयरमैन नैब की रिटायरमेंट के बाद डिप्टी चेयरमैन जो होगा वो नैब का सरबराह समझा जाएगा। वफाकी और सूबाई टैक्स के इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। माली फ़ायदा न उठाने की सूरत में वफाकी या सूबाई काबीना के फैसले नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएंगे। यानी वफाकी और सूबाई जो असम्बलियों में बैठे हुए लोग हैं, जो वफाक और सूबे को अलग अलग करते हैं, नैब का पहले ये इख्तियार था कि वो पाकिस्तान में जहाँ चाहे कार्रवाई कर सकता है, अब उस इख्तियार को मादूम करके रख दिया गया है। किसी भी तरक्याती या डेवलपमेंट के मंसूबे या स्कीम में बेकायदगी का इख्तियार जो था तहकीकात का, वो भी अब नैब के पास नहीं होगा। यानी ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस आर नाउ फ्री टू मूव, कि वो जिस तरह चाहें, जैसे चाहें, किसी भी मंसूबे को, तरक्याती मंसूबे का नाम देकर वो उसमें अपनी मर्ज़ी की काट छाट, करप्शन और बदउनवानी खुद बुद कर सकते हैं। अब उनसे नैब नहीं पूछ सकेगा, किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के मनसूबा जात में मुदाखलत नहीं कर सकेगा। यानी पाकिस्तान में जितनी अथॉरिटीज़ हैं जो रेगुलेटरी अथॉरिटी का दर्जा रखती हैं, उनसे नैब का अब कोई सरोकार नहीं होगा। एहतसाब अदालतों में जजेस की तैनाती 3 साल के लिए होगी। नए चेयरमैन नैब के लिए मुशावरत का अमल 2 माह कबल शुरू किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन में मुशावरत न होने की सूरत में मामला पार्लिमानी कमेटी को जाएगा और पार्लिमानी कमेटी 30 दिन में फैसला करेगी। पहले पाकिस्तान में ये तरीका था नैब के कवानीन के हवाले से कि अपोजिशन लीडर और जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो दोनों किसी एक नाम पे, जो मुख्तलिफ नाम उनके पास होते थे, वो मुतफ़िक हो जाते थे और यूँ जो है वो फैसला हो जाता था। लेकिन अब चूँकि अपोजिशन में इमरान खान है, अब चूँकि हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग है, अगर वो किसी को चेयरमैन नैब अपनी मर्ज़ी के बंदे को लगाना चाहते हैं तो इसमें कोई उनके लिए अब ममानियत नहीं है कि वो अपनी पार्लिमानी कमेटी से जो है वो उसको अप्रूव करवा सकते हैं और 30 दिन के अंदर ये फ़ैसला हो जाएगा। चेयरमैन नैब की रिटायरमेंट के बाद किसी शख्स को दोबारा चेयरमैन नैब नहीं लगाया जा सकता। क्या सराहियाँ ये थी कि शायद जस्टिस जावेद जैसे रिटायर्ड हो गए, उनकी एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो शायद ऐसा ना हो कि कल आने वाला कोई नया शख्स, उसकी भी अच्छी परफॉर्मेंस हो तो उसको दोबारा से चेयरमैन नैब लगा दिया जाए। चेयरमैन नैब की तकर्री का इख्तियार सदर से लेकर डिप्टी चेयरमैन नैब की तकर्री का इख्तियार सदर से लेकर वफाकी हुकूमत के स्पुर्द कर दिया गया। यानी पहले सदर पाकिस्तान डिप्टी चेयरमैन नैब के की अपॉइंटमेंट करते थे। चूँकि अब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, तो उनके पास ये इख्तियार तो नहीं होना चाहिए कि वो डिप्टी चेयरमैन नैब को अपॉइंट कर सके। नैब अब 6 माह की हद के अंदर इंक्वायरी करने का पाबंद होगा और 24 घंटों में गिरफ्तार अफराद को नैब कोर्ट के सामने पेश करना लाजम होगा। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है अगर इस पूरे कानून में बात की जाए। किसी केस के दायर होने की सूरत में गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकती जब तक आपके पास बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आपके पास इतना प्रूफ मौजूद नहीं है कि आप उसके हवाले से उसको साबित कर सकें। नैब गिरफ्तारी से कबल काफ़ी सबूत की दस्तियाबी को यकीनी बनाएगी, उसके अलावा गिरफ्तार नहीं कर सकता। नैब का रिमांड जो कि 90 दिन का था, अब उसे कम करके 14 दिन का कर दिया गया है। मुलज़म के खिलाफ रेफरेंस दायर होने से पहले कोई ऑफिसर मीडिया पर उसके हवाले से बयानबाजी नहीं करेगा। अगर कोई शख्स यानी नैब का मुतल्लिका ऑफिसर किसी के बारे में मीडिया पर आकर कोई बयान देता है तो उसको 5 से लेकर 10 साल तक कैद और उसको जुर्माना किया जा सकता है। किसी शख्स के खिलाफ झूठा केस साबित होने पर केस दायर करने वाले शख्स को 5 साल तक की सज़ा दी जा सकती है।
یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی وسل بلو کی ہے اور آپ ایک وسل بلور ہیں، لیکن آپ چونکہ پہلے برڈن آف پروف جو تھا وہ نیب پر تھا کہ وہ نیب تحقیقات کرے کیا اثاثے ہیں کیا نہیں ہیں، کیا مالی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، لیکن اگر آپ کا کیس ثابت نہیں ہوتا اور آپ نے وسل بلو کی ہے کسی کے خلاف اور وہ کیس عدالت میں ثابت نہیں کر پاتے آپ، تو اس میں آپ کو 5 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ یوں اگر یہ کہا جائے کہ مالی معاملات کی تحقیقات کرنے والا یہ ادارہ اب صرف ایک ادارہ بن گیا ہے، ایک ایسا ادارہ کہ جس کو وائٹ ایلیفنٹ کہا جا سکتا ہے، جس کے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا، اور یہ جو ہماری اس وقت کی موجودہ سیاسی حکومت ہے، اس کا تو مطمئن نظر بھی یہی تھا کہ ایک ایسا ادارہ ہو جو ان کو تنگ نہ کرے۔ ماضی میں یہ الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون پر، اور مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی پر نیب کے حوالے سے یہ الزامات عائد کرتی رہی ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے استعمال ہونے والا ایک ادارہ ہے۔ اور عمران خان کے خلاف تو خیر یہ بات ببنگ دوہل کہی گئی کہ عمران خان نیب کے ذریعے پریشرائز کر رہے ہیں، حالانکہ نیب ایک ایسا ادارہ تھا جو کہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا تھا۔ ظاہر ہے اس کا جو طریقہ کار ہے اس میں عدالتیں انوالو ہیں، احتساب کی عدالت ہے، نیب کورٹس ہیں، تو اس میں تو ظاہر ہے کسی چیف ایگزیکٹو کا اختیار نہیں ہے، چونکہ جوڈیشری ہماری انڈیپینڈنٹ ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان کی 3 سالہ حکومت کے دوران نیب نے 487.5 بلین کی ریکوری کی ہے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ریکوری ہے، جو کہ سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور ایسے لوگ جنہوں نے ٹیکس چھپایا ہوا تھا، جنہوں نے ٹیکس ادا نہیں کیا تھا، ان سے کیا گیا تھا۔ تو یہ دعا ہے کہ پاکستان کو دوام حاصل ہو، پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے، لیکن جو حالات جن سے ہم گزر رہے ہیں تو یہ انتہائی جو ہے وہ گمبھیر حالات ہیں۔